Welcome to Dr. Vikram Chauhan's YouTube channel. We are doctors team from Planet Ayurveda और आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर गुजरते दिन के साथ विद एवरी पासिंग डे एक मतलब काइंड ऑफ एपिडेमिक बन गई है जो हर दूसरे इंसान में देखने को मिलती है। एक एज पे आके हर इंसान इस डिजीज से या इस हेल्थ प्रॉब्लम से बोलेंगे सफर करता ही करता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो ब्लड प्रेशर है मतलब आर्टरीज पे जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम नॉर्मली देखें तो कितना रहता है ब्लड प्रेशर, हम नॉर्मल 120/80 जो डिस्टोलिक है उस हिसाब से 120/80 mmHg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में होता है। और बाकी डिफर करता है एज के अकॉर्डिंग, पेशेंट के जेंडर के अकॉर्डिंग वो चीज थोड़ा डिफर भी करती है। तो ये और अगर हम बोले तो ये मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है जो इतना ब्लड हमारे हार्ट पंप कर रहा है और जो हमारी आर्टरीज हैं उसके लिए कितनी रेजिस्टेंट शो कर रही है, कितना मतलब एक मतलब ठहराव कितना रेजिस्टेंट शो करती है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जब या तो हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए जिस वजह से वो ब्लड बहुत ज्यादा पंप करने लग जाता है या फिर जो आर्टरीज है वो नैरो डाउन हो जाती है, उनमें जगह कम रह जाती है जहाँ से ब्लड पास करता है, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से एलिवेट कर जाता है ब्लड प्रेशर और उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसी के साथ हम बताएंगे जैसे कि आयुर्वेद में इसे उच्च, जैसे आपने बताया हिंदी में पहले इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं और आयुर्वेद में इसे रक्तगतवात से जाना जाता है। तो जैसे हम आयुर्वेद में हम पहले भी वात पित्त कफ का बताते हैं इन्वॉल्वमेंट, तो इसी में भी वात पित्त कफ का ही इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें अग्नि की दृष्टि होती है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो वीक हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में आमा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर आमा किस चीजों से बनता है? जैसे हम आजकल क्या ऐसी जो चीजें हैं जो प्रकोपित करती है हमारे आम को, जैसे जो कफ प्रकोपक आहार या जो डाइजेशन के लिए मतलब इजीली जो डाइजेस्ट नहीं होते सब मतलब उन्हीं जो प्रोडक्ट्स है जो हम खाते हैं, जो फूड आइटम्स है उसकी वजह से होता है। मतलब जो भी स्पाइसी फूड खाएं, फ्राइड फूड और ज्यादा कोई ड्रिंक्स लेना, जैसे ये जो ड्रिंक्स हैं तो इनकी वजह से क्या होता है जो आमा है वो हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। और जो साथ में टिश्यू एलिमेंट्स हैं जैसे रस रक्त मांस मेद हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया, पढ़ सकते हैं, उनको दूषित करता है। उसकी वजह से जो कफ बढ़ेगा वो टिश्यू चैनल्स में जाएगा और वहीं पे जाके वात को एक विपरीत दिशा में बना देगा। और जिसकी वजह से जो ब्लड है जब वो पंप करता है तो एक ऐसा फोर्स बनता है, कफ के द्वारा ऐसा फोर्स आती है वायु को, व्यान वायु को, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लग जाता है। तो कफ कौन सा होता है इसमें, कौन सा कफ दोष? इसमें अवलंबक कफ आता है, अगर देखा जाए पित्त आता है, साधक पित्त, ये टाइप्स हैं। और वायु आती है व्यान वायु और साथ में आती है प्राण वायु। तो मतलब ये सारे दूषित होते हैं जिसकी मतलब कि इन कारणों से। हाँ जी, इन्हीं कारणों से दूषित होता है। इसी का सब कुछ आचार्य चरक सुश्रुत सभी इसी के बारे में ही डिस्कस करते हैं। खाने पीने के साथ साथ अगर हम देखें तो आजकल की लाइफ में जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा मेन कॉज है, हाइपरटेंशन का एक मेन कॉज रहता है। और अल्कोहल कॉफी कंजप्शन और ओबेसिटी जो एक ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन कॉज है, क्योंकि अगर वेट कंट्रोल नहीं होगा जिससे क्या होगा कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है उन पे ज्यादा लोड बढ़ेगा और वो ज्यादा फोर्सफुली पंप होंगे, तो जिसकी वजह से हमारा जो बीपी है वो बढ़ेगा। जैसे आपने बोला ओबेसिटी में पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज करता है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी जो ब्लड आर्टरीज है ब्लड वेसल्स में ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है और इसी वजह से वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है और वहां से ब्लड निकलने की जगह नहीं रहती है, तो इस वजह से वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। वही हमारे जैसे कि आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो कि अगर कोई भी एरिया है जैसे पाइप ही है, अगर पाइप हमारी ड्रेनेज पाइप है, अगर उसमें कचरा फंस जाए तो पानी ड्रेन अच्छे से नहीं होता है और अगर होगा तो फोर्सफुल होगा, तो उसी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी ये एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन या ट्राइग्लिसराइड डिपोजिशन हो जाती है जिसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, तो उससे क्या होगा कि डिपोजिशन हो जाती है वॉल पे और जो इसका डायमीटर है हमारे ब्लड वेसल्स का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है जो ब्लड का जो पंपिंग है वो ज्यादा फोर्सफुल ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और मोस्टली ये 3 तरह के हमने लिए हैं, इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले प्राइमरी और जो कि हमारी एज की मतलब ग्रोइंग एज जैसे कि कोई कॉमन नहीं है, बट ग्रोइंग एज जैसे कि आफ्टर 40 या आफ्टर 45 आजकल देखा गया है। पहले तो ये
जब ओल्ड एज में तो हमारे खाना पीना इतना अच्छा था, आमा वगैरह कुछ होता ही था, एक्सरसाइज भी थी, तो तब हम 60 से अबव पेशेंट्स को मोस्टली होता था हाइपरटेंशन, बहुत रेयरली होता था कईयों को 50 में। बट आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से क्या होता है कि आजकल 40 और 35-40 पेशेंट्स को भी क्या है बीपी की प्रॉब्लम कभी है। तो ऐसा है जैसे यहाँ ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो जैसे सर चेक करते हैं बीपी पेशेंट्स का, तो कुछ पेशेंट्स को तो यहाँ आके फिर पता लगता है कि हाँ उनको बीपी की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका बीपी बहुत आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि मतलब इवन 20-25 की एज में भी यंगस्टर्स की जो लाइफस्टाइल है, एक स्मोकिंग, तो स्ट्रेस की वजह से स्मोकिंग, अल्कोहल, और ये एक बहुत ही बड़ा इशू ऑफ कंसर्न है कि इतनी कम एज में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होना। जैसे कि हाइपरटेंशन एज इट इज अपने आप में इतनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो काफी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। जो जैसे मैंने बताया एक प्राइमरी जो आप सबने बताया हमें, और दूसरा होता है सेकेंडरी जो कि ऑनगोइंग डिजीज जैसे थायराइड की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, या फिर कोई भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर कोई ऐसे ड्रग्स यूज करते हैं जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाए। जो आपने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बताया वो भी एक सेकेंडरी कॉज है, उसमें क्या होता है जो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है उससे। और थर्ड हमारा जेस्टेशनल क्या है, जो प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, तो इसमें कैसे हमें पता चलेगा? ऐसे नहीं है कि हर वुमेन को ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होगा, बट इसमें हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं और सेकंड रीडिंग, अगर दो रीडिंग उनकी आपकी 135 या फिर क्या कहते हैं 90 से अबव आई तो उसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ले लेते हैं। तो मतलब दो रीडिंग्स हम मेनली कंसीडर करते हैं। अगर दोनों रीडिंग्स आप 1-1 घंटे के गैप में लोगे तो अगर उसमें क्या होगा कि आपका जो बीपी है वो 135 से अबव है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ले जाते हैं। इसके साथ डॉक्टर जैसे हम पढ़ते हैं कि साथ में हमने काफी सुना प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन भी आती है, तो उसमें ऐसा ही है कि जैसे कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है उसको उसी टाइम पे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम या फिर बेबी होने के बाद कुछ टाइम बाद, मंथ्स इवन के ईयर्स के बाद भी ये प्रॉब्लम ईयर्स विद इन ईयर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मतलब मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी भी हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या रिस्क वाले कौन से हैं जिसके कारण ये होता है, तो उसमें अल्कोहल आ गया, स्मोकिंग आ गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया, ओबेसिटी आ गया, तो अगर कोई भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसकी वजह से भी हो जाता है, तो सारे रिस्क फैक्टर्स आते हैं। तो उसके साथ साथ इसमें क्या है कि हमारे आयुर्वेदा में भी काफी हर्ब्स है, जैसे कि वैसे तो नॉर्मली हम आजकल क्या है हाइपरटेंसिव जो पिल्स होती हैं वो पेशेंट लेता है, लेकिन उससे क्या होता है कि वो किडनी पे इफेक्ट करते हैं और साथ साथ फिर डायबिटीज हो गया या किडनी कोई परमानेंट डे टू डे में जैसे सुनी है ये बात, तो पेशेंट्स कहते हैं कि हम तो एक मेडिसिन ले रहे हैं हमारा बीपी ठीक आ रहा है, लेकिन वो यही सोचते हैं कि आगे भी बढ़ती जाती है विद ग्रोइंग एज। वो ऐसे नहीं है कि अगर आपने कोई भी मेडिसिन इतनी एमजी से स्टार्ट की है तो वो आगे चल के आपको लाइफ टाइम उतनी एमजी खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक तरह वो रेसिस्टेंट हो जाती है उस मेडिसिन। एक तो उससे क्या होगा कि वो बॉडी उतनी डोज पर रेसिस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद कि आपका बीपी फॉल होगा ही नहीं। तो इससे क्या करते हैं डॉक्टर्स को क्या करते हैं वो डोज बढ़ा देते हैं। तो दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो उसके लिए आप ऐसा कुछ अपनाना चाहिए जिसका कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, और अगर आप उसको थोड़ा टाइम के लिए कंटिन्यू भी करें तो उसका ये हेल्थ पे कोई हेजर्ट्स ना हो। जैसे कि आप अर्जुना ले सकते हो, जो हर्ब है हमारा, जो मेनली ऑथेंटिक हर्ब है फॉर कोलेस्ट्रॉल, फॉर द हार्ट, जो ओवरऑल हार्ट के लिए बूंद साबित हुआ है, मतलब एक अमृत की तरह है अर्जुना, तो उसको ले सकते हो। अर्जुना की बार्क, जैसे अर्जुना की छाल का जो काढ़ा बना के वो ही ले लो आप दिन में, वो भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली भी अगर पेशेंट्स जैसे कोई भी है तो अगर मेडिसिन नहीं भी ले रहे हैं या फिर जैसे एलोपैथिक ले रहे हैं तो वो अर्जुन की छाल वैसे भी घर में यूज करें, बहुत अच्छी है। और हमारे पास भी प्लैनेट आयुर्वेदा में भी अगर कई पेशेंट्स होते हैं कि उनको अर्जुना की छाल नहीं मिलती है तो हमें एक अर्जुना टी है जिसमें क्या है हमारी एक जैसे चाय की तरह ही हम यूज करते हैं, उसमें अर्जुना की छाल डली हुई है, दालचीनी है, तो सौंफ, इलायची, ये सब चीजें। जैसे कुछ लोगों को होता है कि चाय पीनी है तो चाय पीनी है, तो कई हम पेशेंट्स होते हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं बिकॉज वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि चाय और कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स लें इन सेवरल डिजीज। तो उसमें क्या करते हैं कि हम आयुर्वेदा में अर्जुना टी हमने रिकमेंड करते हैं। इससे क्या होगा कि उनका जो हार्ट को वैसे भी पंप अप करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा और ऑक्सीजन को बढ़ाएगा, तो बहुत से फायदे हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा है अर्जुना। और मेनली हमारे जो भी बॉडी डिसऑर्डर्स है, एक तरह का मतलब कि हर चीज में अर्जुना बहुत रसायना की तरह ही है कि अगर आप अर्जुना बिबिलियस में हो सकता है। तो उसके साथ साथ सर्पगंधा जो है हमारा एक हर्ब है, उसमें क्या होता है कि वो भी बहुत इफेक्टिव है इन हाइपरटेंशन के लिए ना, कि
सर्पगंधा को हम इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी जानते हैं। इसमें काफी ऐसे फ्लेवोनॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हार्ट को सपोर्ट करते हैं, उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, एज अ हार्ट टॉनिक की है। तो हमारे पास टोटल हार्ट सपोर्ट भी है, जिसमें क्या है कि स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट है ऑफ अर्जुना, ब्रह्मी, अश्वगंधा और शंखपुष्पी। शंखपुष्पी ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल हेल्थ टॉनिक है, मतलब दोनों के लिए, ब्रेन एंड हार्ट। तो ये तो हमारे जो हर्ब्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी घर पे भी हम काफी चीजें ट्राई कर सकते हैं जिससे कि हमारा बीपी कम रहे या फिर बैलेंस रहे। तो सबसे पहले तो हमारी डाइट ही होती है। तो डॉक्टर आप बताएंगे कुछ मुझे कि कैसे हम घर पे विदाउट दिस हर्ब्स एंड इसमें कैसे हम अपने बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं? सबसे पहले तो जो चीजें हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रही हैं, जैसे कि आपने बोला फ्राइड फूड, हैवी फूड्स, कैफीन वाले प्रोडक्ट्स, कॉफी, टी, ये सारी चीजें अवॉइड करें, ये सारी चीजें ना ले पेशेंट। और उसके अलावा जो पिकल्स हैं, हाई सॉल्ट कंटेंट, क्योंकि डेली सॉल्ट का आपको इसमें कम से कम रखना है, कम रखना है, ठीक है, वो चीजें अवॉइड करें। उसके अलावा पेशेंट क्या कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक चम्मच हनी ले, शहद, और 1 ही चम्मच आप लेमन का जूस मिला के और डेली पी सकते हैं, वो भी हेल्प करता है बीपी को लोअर डाउन करने में। इससे ये भी होगा कि इससे जो ओबेसिटी एक कारण है वो भी कम होगी, क्योंकि वेट लॉस के लिए काफी अच्छा है। हनी एंड लेमन इज वेरी गुड फॉर द वेट लॉस। तो अगर आपका वेट कम होगा तो ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन भी होगा। उसके अलावा आंवले का जूस ले सकते हैं डेली सुबह उठ के, और गार्लिक बहुत अच्छा होता है बीपी के लिए, और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी मैंने सुना है कि काफी अच्छा है। तो अगर आप गार्लिक की 2 क्लोव्स ले ले, या फिर उसका जूस बना के, जूस निकाल के, और साथ में 10-12 पत्तियां उसमें तुलसी की डाल के, और उसमें थोड़ा सा व्हीट ग्रास जूस मिला के अगर पेशेंट ये मिक्सचर लेता है डेली तो काफी ब्लड ब्लड वेसल्स को ये सॉफ्टन करता है, ये जो रिजिडिटी होती है ब्लड वेसल्स की उनको खत्म करता है। हाँ, प्याज, अनियन बहुत अच्छा होता है, तो अनियन जूस ले सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब या तो कच्चा अनियन भी खा सकते हैं, तो वो भी हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को डाउन करने में। बिल्कुल। और जिंजर भी बहुत अच्छा है, ग्रीन टी, जिंजर टी ये ले सकते हैं। तो इस हिसाब से और भी जैसे आपकी चीजें हैं हमारे खाने में भी, आप अगर ज्यादा से ज्यादा वो चीजें लें जो वाटर को हाइड्रेट करे, मतलब आप लीफी वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, ग्रीन जूस लें, तो ये चीजें काफी अच्छी होती हैं। तो अगर ये चीजें आपको नहीं अपनाओगे तो बीपी अगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो उससे क्या होगा, हार्ट अटैक के बहुत चांसेस हैं, स्ट्रोक, एनेरिज्म में क्या होता है कि जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो बल्ज होने शुरू हो जाते हैं, एनेरिज्म हो सकता है, तो आपको और भी स्ट्रोक हो सकता है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। तो ये काफी कार्डियक रिलेटेड जितने भी मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे कई बार होता है पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि इसको हाइपरटेंशन है, तो क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे कि उसको पता लगे कि उसको हाइपरटेंशन है? हाँ, तो मेनली उसको सुबह के टाइम पे बहुत हेडेक होगा, वर्टिगो, चक्कर आएंगे, तो उसकी आंखें भी ब्लर्ड विजन हो जाएगी। ये भी सिम्टम्स है कि उसको ऐसे फील लगेगा कि मेरे को बहुत ज्यादा मैं हैवी हूँ, मतलब हैवीनेस होगी हेड में। और कई बार देखा जाता है कि पेशेंट में नोज ब्लीड भी होती है, नोज ब्लीडिंग भी कई बार माउथ से ब्लीड हो जाएगा ना, नोज ब्लीड हो जाएगा। तो कई बार ये सोचते हैं बच्चों में, कभी बहुत यंग एज में उनको ये लगता है कि शायद नसीर जो हम बोलते हैं कि वो, बट ये गर्मी की वजह से होगा, कोई गर्म चीज खा ली, बट इसको भी चेक करवाना चाहिए, अवॉइड नहीं करना, इसको चेक करवाओ आप, क्योंकि ये काफी आगे चल के, क्योंकि एक हाइपरटेंशन का भी है, अगर आप में पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है बॉडी में तो उसका भी एक कारण है, यही है कि पित्त बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारा आमाशय ज्यादा बनेगा, और फिर वो ऑब्वियसली वो फिर आगे मतलब एक पेशेंट को सेटिस्फेक्शन, तो किसी भी चीज में सेटिस्फेक्शन चाहिए, जरूरी है कि अगर बच्चे में हो रहा है, बड़े में हो रहा है, चेकअप जरूर करवाएं, उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं। और हाइपरटेंशन अगर इग्नोर की जाए, ठीक ना की जाए, तो काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, काफी मतलब इवन बोलेंगे कि फैटल भी हो सकती है। किडनी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन इतना हाई हो जाता है पेशेंट्स का, क्योंकि वो मोस्टली हाइपरटेंसिव पेशेंट स्टार्टिंग में पेशेंट होती है कि वो बीपी के पेशेंट है, वो किडनी सबसे ज्यादा जो इसमें किडनी पे सिर्फ हाइपरटेंशन है, जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं मेनली उनका ज्यादा साइड इफेक्ट रहता है। तो अगर ड्रग्स की वजह से वो ज्यादा इफेक्ट क्या होता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर पे ज्यादा, वो किडनीज पे ज्यादा इफेक्ट डालेगी। तो इसीलिए आज हमने जैसे कि इस हार्ट सपोर्ट केयर पैक के बारे में बताया, ताकि जो पेशेंट्स यहाँ नहीं आ सकते वो इस वीडियो को देखें हमारे जरिए, और
देखें कि सर कैसे कंसल्टेशन करते हैं, कैसे हमने बताया कि रिजल्ट क्या हमने है, बताया आपको कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या डला हुआ है हाँ जी। और हर्ब्स कैसे अच्छी हैं। तो अगर इफ यू कैन कम ओके, अदरवाइज अपनी डेली प्रैक्टिस जैसे होम रेमेडीज यूज करिए ताकि आपको इफेक्टिव रहे और मैनेज कर सकें मैनेज करिए अपना बीपी को। थैंक यू सो मच।